नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आईआरए वाले यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं शौर्य शर्मा आपके साथ जुड़ चुका हूं हमारी सेकंड डेमो क्लास ऑफ एएसआरबी नेट 2026 इन फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग में। जैसे हमने आपको बताया था कि हम 11 डेमो क्लासेस शूट कर रहे हैं अलग अलग यूनिट्स की। पहले हमने यूनिट 1 की डेमो क्लास शूट की थी जो कि सिस्टमेटिक ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स है। हमने उसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था जिसमें क्लासिफिकेशन सिस्टम्स और आईसीबीएन के बारे में हमने डिस्कस किया था डिटेल में। और आज हम यूनिट 4 जो कि कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ लूज फ्लावर है, उसकी एक इंपॉर्टेंट क्रॉप लोटस, उसको डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आप पीछे देख सकते हैं मेरे, हमारी डेमो क्लास लोटस के ऊपर है। अब आप ये पूछ रहे होंगे कि हम लोटस पे क्यों डिस्कशन कर रहे हैं। ये इसलिए क्योंकि अगर जो आपकी ऑब्जेक्टिव बुक्स हैं या और जितनी भी आपकी वन लाइनर बुक्स है, आपने देखा होगा कि लोटस की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी या इवन थोड़ा उसका ब्रीडिंग प्रोस्पेक्ट भी 1 या 1.5 पेज में ही कवर कर दिया गया है। तो आज इस डेमो क्लास में लोटस पे इसलिए इंपॉर्टेंस दी जा रही है क्योंकि पिछली साल से, मतलब जब से जो पैटर्न हम देख रहे हैं, इवन एआरएस मेंस में भी लोटस से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है लोटस में, उसका डायरेक्ट क्वेश्चन एआरएस मेंस में आया था 5 नंबर का। और एसआरबी नेट वगैरह में भी, एसआरएफ में भी इसके क्वेश्चंस आने शुरू हो गए। तो एक इंपॉर्टेंट क्रॉप हो जाती है लूज फ्लावर, क्योंकि नेशनल फ्लावर भी है हमारी इंडिया का। तो एक इंपॉर्टेंट क्रॉप हो जाती है लूज फ्लावर में। तो हम शुरू करते हैं लोटस से। बात करें लोटस की तो फैमिली निलंबोनेसी, क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर 16 होता है। और दो इंपॉर्टेंट स्पीशीज है लोटस की। एक है इंडियन लोटस जिसको एशियाटिक लोटस भी बोला जाता है, एक अमेरिकन लोटस है। इंडियन लोटस का नाम निलंबो न्यूसीफेरा है और जो अमेरिकन लोटस है उसका नाम निलंबो ल्यूटिया है। बात करें, अब जब भी किसी भी क्रॉप को हम शुरू करते हैं, आपको पता ही है, आपको पता होना चाहिए उसका साइंटिफिक नेम क्या है, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, उसका क्रोमोसोम नंबर क्या है, ओरिजिन क्या है उसका, और साथ में उसके थोड़े से मेडिसिनल और थेरेप्यूटिक यूजेस, और उसको कमर्शियली फ्लोरिकल्चर लेवल पे किस तरह से यूज किया जाता है। क्योंकि हमने देखा है कि एसआरबी नेट में 2 या 3 क्वेश्चन जरूर जो है उसके मेडिसिनल यूजेस से, उसके ऑर्नामेंटल यूजेस से आ जाते हैं। जैसे पिछली बार अगर देखा जाए तो ग्लैडुलस से एक क्वेश्चन आया था कि विच स्पीशीज ऑफ ग्लैडुलस इज यूज्ड फॉर एडिबल पर्पस। तो ये उसी टॉपिक से जो शुरुआत का टॉपिक होता है, जिसमें हम नॉर्मल इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं कि किसी भी क्रॉप की कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, उसमें कौन कौन सी स्पीशीज हैं, उन स्पीशीज का क्या रोल है, फ्लोरिकल्चर में उनका क्या इंपॉर्टेंस रहती है, आउट ऑफ फ्लोरिकल्चर मेडिसिनल, फार्मास्यूटिकल, न्यूट्रास्यूटिकल क्या क्या वैल्यूज रहती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है जब भी हम किसी भी क्रॉप को पढ़ते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं, जैसे निलंबो मैंने बात की आपको लोटस का। तो निलंबो न्यूसीफेरा नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। इंडिया के अलावा वो इजिप्ट का भी नेशनल फ्लावर है, जो कि डीपली रूटेड इन एशियन ओरिजिन्स। और आपका एशियन लिटरेचर में, वैदिक पुराण्स में भी लोटस का जिक्र आपको देखने को मिलेगा। जो हमारे देवी देवता हैं वो भी उनसे काफ़ी एसोसिएट करते थे। जैसे ब्रह्मदेव हैं हमारे, तो उनके हाथों में कमल रहता है। ठीक है। पुराण्स में बुद्धिज्म, जैनिज्म, अलग अलग जितने भी रिलीजियस पर्पसेस हैं, लोटस का कहीं ना कहीं जिक्र जरूर मिले, चाहे वो हिंदू रिलीजन हो, जैन रिलीजन हो, बुद्धिस्ट हो। ठीक है। इट सिंबलाइजेस डिवाइननेस, प्योरनेस, प्योरिटी, काइंडनेस, फ्रेग्रेंस, कूलनेस, फर्टिलिटी, प्रॉस्पेरिटी। ये बेसिक सिंबल्स हैं कि वो फ्लावर किस चीज को सिंबलाइज करता है। आप जैसे लोटस को देखते हैं, आप जैसे इसमें बात की है प्योरिटी की, आपको सबको पता है कि एक कहावत भी है कि कमल जो है वो कीचड़ में ही उगता है। तो आपके आसपास चाहे कैसा भी इंवायरमेंट रहे, लेकिन वो लोटस प्योरिटी का सिंबल इसलिए है क्योंकि वो इतना सुंदर फ्लावर है। और कीचड़ में उगने के बाद भी वो एक काफी प्योर फॉर्म रहता है किसी भी चीज का। तो वो ये बताता है कि आपके आसपास कितनी भी गंदगी हो, अगर आपका अपना इनहेरेंट करेक्टर सही है, प्योर है, तो वो आपकी सिंबलाइजेशन काफी अच्छी रह जाती है। तो लोटस उस चीज को सिंबलाइज करता है प्योरिटी की फॉर्म में। फ्रेग्रेंस, कूलनेस, वो उसके फॉर्म ऑफ कलर्स या जो उसकी फ्रेग्रेंस ऑडोरिफेरस प्रॉपर्टीज है उसकी फॉर्म में बोल देते हैं। पेरिनियल क्रॉप है, एक्वेटिक क्रॉप है, सबसे इंपॉर्टेंट आ गया। और हमने जैसे शुरुआत में जो हम जेआरएफ की क्लासेस लेते हैं उसमें भी बात की है कि एक सरफेस फ्लावरिंग एक्वेटिक है। वाटर गार्डन प्लांट्स 4 तरह के होते हैं, उनमें सरफेस फ्लावरिंग एक्वेटिक्स में लोटस और वाटर लिली आते हैं। ठीक है। एडिबल पार्ट्स, इसके हर पार्ट जो इसका एडिबल होता है। जरा पेन खोल लेते हैं। ठीक है। और एडिबल प्लांट्स में इसमें लीव्स आ गए, फ्लावर, सीड्स, राइजोम्स। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ठीक है।
अब हम शुरू करते हैं। फ्लावर सीड्स राइजोम्स, इसके हिस्टोरिकली इट वाज यूज्ड एज अ फूड फॉर साउथ इंडिया में और आर्यंस में इसको एज अ फूड भी यूज किया जाता था। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है अब आगे। मेंशन इन कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी प्रेज्ड बाय मुगल एम्परर्स लाइक जहांगीर ने इसको वो किया था। और फिर इंस्पायर्ड हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर भी इनसे इंस्पायर्ड है, जैसे लोटस टेम्पल इन जो हमारा दिल्ली में है, लोटस टेम्पल इन दिल्ली, वो भी काफ़ी इंस्पायर्ड है, इंक्लूडिंग द सीलिंग्स ऑफ विलफोर्ट फोर्ट, दिलवारा टेम्पल्स माउंट आबू में जो है, और जो रंग महल है रेड फोर्ट का, वो भी आपका लोटस से काफ़ी इंस्पायर किया गया है। और द फर्स्ट इंडियन फॉसिलाइज्ड रिकॉर्ड ऑफ निलंबो न्यूसीफेरा फ्रॉम कश्मीर आया था। और एक ये फ्लावर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है इंडियन टेम्पल्स का, खासकर है ना। कश्मीरी 108 लोटस ब्लॉसम्स आर ऑफर टू गॉडेस दुर्गा ड्यूरिंग दुर्गा पूजा। इन वेस्ट बंगाल द स्टॉक्स आर यूज्ड टू मेक ऑर्नामेंटल्स लाइक नेकलेसेस एंड ब्रेसलेट्स। ठीक है, तो ये बेसिक मेडिसिनल यूजेस है जिसमें हमने बात की कि उसका ओरिजिन क्या है, सॉरी बेसिक मेडिसिनल यूजेस क्या है, किस तरह से लोटस होता है। जो एशियटिक लोटस है उसका इंडियन ओरिजिन है, जो अमेरिकन लोटस है उसका नॉर्थ अमेरिकन वो है। जैसे आगे क्लासिफिकेशन भी हमने बात करी, टू इंपॉर्टेंट स्पीशीज। जनरा एक है मोनोजेनिक फैमिली निलंबोनेसी। सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखें कि जो निलंबोनेसी है वो एक मोनोजेनिक फैमिली है। मोनोजेनिक का मतलब सिर्फ एक जीनस है उसमें। ठीक है, एक जीनस है लेकिन दो इंपॉर्टेंट स्पीशीज है जो हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। फैमिली निम्फेसी नहीं होगा, निलंबोनेसी होगा। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट स्पीशीज है इसका, इसको आप ठीक कर लो। निलंबो नेसी, ये इसलिए मैंने बताया क्योंकि जो वाटर लिली है लोटस से काफी बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं उनकी कि वाटर लिली की फैमिली निम्फाइसी, उसका जीनस का नाम भी निम्फाइया है। लेकिन निम्फाइसिस जो फैमिली है वो लोटस की नहीं, लोटस की फैमिली निलंबोनेसी ही है। ठीक है, द जीनस निलंबो कंटेन ओनली टू स्पीशीज, निलंबो न्यूसीफेरा एक आ गई, दूसरी आ गई निलंबो ल्यूटिया, जिसको वाटर चिनकैपिन भी बोला जाता है। ठीक है, और अमेरिकन लोटस आ गए, इंडियन या एशियटिक सैक्रेड लोटस बोलते हैं, नेटिव टू इंडिया चाइना एंड जापान। डीप पिंक फ्लावर्स होंगे, इंपॉर्टेंट है। और दूसरे के जो है वो सल्फर येलो या येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं, लाइट येलो के फ्लावर्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन इन दोनों स्पीशीज का, एक के डीप पिंक कलर के फ्लावर्स होंगे, रोज फॉर्म में भी बोलो, डीप पिंक डीप रोज बोलो, और दूसरे के लाइट येलो या सल्फर येलो कलर के फॉर्म होंगे। और वेल डिस्ट्रीब्यूटेड उनकी डिस्ट्रीब्यूशन बताई गई है, कहाँ से ओरिजिन है, अमेरिका का। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये मोर कोल्ड टॉलरेंट होता है। जो आपका निलंबो न्यूसीफेरा है वो सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल रीजन्स में काफ़ी अच्छी तरह ग्रो करता है। जहाँ पे टेम्परेट रीजन्स हो या कोल्ड टेम्परेचर ड्यूरिंग विंटर्स जो है काफ़ी डाउन चला जाए, वहाँ पे वो डोमेंसी में चला जाता है। और ये लेकिन ये मोर कोल्ड टॉलरेंट है आपका जो निलंबो ल्यूटिया है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी की बात करें तो राइजोम्स है, लीव्स है, सीड्स होंगे, फ्लावर्स होंगे, फ्रूट सेट आ गया। जो राइजोम्स है, और राइजोम्स ही इसका मेथड ऑफ प्रोपगेशन भी आगे हम डिस्कस करेंगे किस तरह से प्रोपगेट किया जाता है। सेक्सुअल प्रोपगेशन भी है, एसेक्सुअल प्रोपगेशन भी है, लेकिन जो एसेक्सुअल या वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होते हैं वो राइजोम्स की डिवीजन के थ्रू होते हैं, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। फ्लैशी स्टार्ची एडिबल, स्लाइटली फाइब्रस, आपकी लेंथ दी हुई है 60 to 120 सेंटीमीटर, और कितना डायमीटर होता है। लीव्स कैसे है, ब्लू ग्रे सेंट्रली प्लेस्ड स्टॉक होगा उसमें। ठीक है, और फ्लावर्स कैसे रहते हैं, सॉलिटरी बॉर्न अब लीफ लेवल आ गए, दे फीचर 4 to 5 ग्रीन सेपल्स होंगे, ऑब्लिगेट एलिप्टिकल पेटल्स होंगे, 8 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होंगे। अब इसमें भी वेरियस टाइप्स है जो कि हम वैराइटल सेक्शन में डिस्कस करेंगे कि सिंगल टाइप में कितने पेटल्स होते हैं, डबल टाइप में कितने पेटल्स होते हैं। ठीक है, फ्रूट सेट आ गया, कार्पल्स मैच्योर इनटू नट लाइक एकीन्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आ जाता है, नट लाइक एकीन्स होंगे जो सीड्स होंगे। ठीक है, और एम्बेडेड इन ए लार्ज फ्लैट टॉप स्पंजी रिसेप्टेकल, और जो आपका सीड में है सीड में आपकी डोमेंसी भी देखी जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं इसके मेडिसिनल एंड अदर थेराप्यूटिक यूजेस में। जैसे लीव्स के आपको जैसे एस्ट्रिंजेंट, रेफ्रिजरेंट एंड डायूरेटिक एक्शंस आगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास लीव्स में 3 तरह के एल्कलॉइड्स प्रेजेंट होंगे। कौन से? न्यूसीफेरिन, रियोमेरिन एंड नॉर न्यूसीफेरिन। ये इंपॉर्टेंट चीज आती है कि 3 एल्कलॉइड्स है जो कि आपके मेडिसिनल और फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, उसके बाद सीड्स एंड प्लूम्यूल में राइप सीड्स ट्रीट डाइजेस्टिव इरिटेशन आ गया, वॉमिटिंग और ल्यूकोरिया आ गया। द सन ड्राइड प्लूम्यूल एम्ब्रियो यानी एक्ट एज अ सेडेटिव टू ट्रीट इंसोम्निया, नर्वस डिसऑर्डर्स एंड हाइपरटेंशन आ गया।
उसके बाद फ्लावर पॉड्स और स्टेमन्स में क्या क्या आता है, पॉड्स कंटेन एल्कलॉइड, तो ये आपके पता होना चाहिए। लीव्स में कौन कौन से एल्कलॉइड्स हैं, न्यूसिफेरिन, रियोमेरिन एंड नॉन न्यूसिफेरिन, और जो आपके पॉड्स में है उसमें एल्कलॉइड है निलंबिन, निलंबाइन बोलो, निलंबिन बोलो, एक ही बात है। यूज टू स्टॉप ब्लीडिंग आ गया, एक्ट एज अ कार्डिक पॉइजन आइसोलेटेड फ्रॉम पेट्यूल्स, पेडिसल्स एंड एब्रियूस आ गया। स्टेमन स्ट्रेंथन किडनी फंक्शन एंड ट्रीट मेटाबॉलिक और सेक्सुअल डिसऑर्डर्स। तो ये मेडिसिनल वैल्यूज मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जैसे ग्लैडुलस से क्वेश्चन आ गया था पिछली बार, एक और क्वेश्चन आया था बोगनविलिया से आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज यूज्ड एज अ बेस मटेरियल फॉर मेकिंग बैटरीज, तो उसका आंसर था बोगनविलिया। ठीक है, तो ये चीजें आपको मेडिसिनल और थेरेपेटिक यूजेस आपका एक बार भी आपने पढ़े होंगे, जैसे एल्कोलाइड्स के इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ कि एल्कोलाइड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। केमिकल प्रोफाइलिंग बताई है कि लीव्स कंटेन 40% सिस-3 हेक्सानोल और फ्लावर्स कंटेन 75% हाइड्रोकार्बन्स, मेनली लिनालूल, 1,4 डाइमिथॉक्सीबेंजीन, 1,8 सिनियोल एंड 4 टर्पिनियोल। ठीक है, तो ये वेरियस आपके जो बायोकेमिकल पैरामीटर्स हैं, बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आपके ऑडोफिर एसेंस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो आपका बताया गया है। लिनालूल एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, लोटस में जो फ्रेग्रेंस जो है एसोसिएट की जाती है वो लिनालूल से एसोसिएट की जाती है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू भी काफ़ी, जैसे क्लार्किया क्रॉप में आपका लिनालूल सिंथेज जो था उसका यूज, उससे क्लार्किया क्रॉप से यूज़ करके आपने फर्दर क्रॉप्स में जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ किया जाएगा इसको। और जो ये जितने भी फ्रेग्रेंस रिलेटेड आपके केमिकल्स होंगे, मिथाइल बेंजोएट हो गए, बेंजोएट्स हो गए, लिनालूल हो गया, टर्पिन्यूल्स हो गए, वो हम ब्रीडिंग सेक्शन का जब टॉपिक पकड़ेंगे कोई, तो उसमें डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं और किस तरह से उनको यूज़ किया जाता है। कमर्शियल और डोमेस्टिक यूजेस, कलिनरी पर्पस आ गया, फ्लोरिकल्चर पर्पस आ गया, परफ्यूमरी आ गया, ये तीन इंपॉर्टेंट आपको ये पता होना चाहिए। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार, चाहे हम सिर्फ लोटस की ही बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी क्रॉप में आपको अगर मान लो एयरएस मेंस में ही क्वेश्चन आगे लिखने को 5 नंबर का कि व्हाट आर द यूजेस, तो आपका यूजेस ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका सिर्फ एक मोनो डिसिप्लिनरी या मोनो डायमेंशनरी, आपका यूनिडायमेंशनरी आपका जो है आपने यूज बता दिया कि हाँ आपने सिर्फ फ्लोरिकल्चर या ऑर्नामेंटल लैंडस्केपिंग के पर्पज से यूज बता दिया। आप उसको एसेंशियल ऑयल्स या परफ्यूमरी से भी रिलेट कर सकते हैं, उसको आप मेडिसिनल और थेरेप्यूटिक यूजेस से भी रिलेट कर सकते हैं, और फिर ऑर्नामेंटल और फ्लोरिकल्चर पर्पज तो रहता ही है, और साथ साथ उसकी पैलेटेबिलिटी या एडिबल पर्पस के लिए अगर यूज होता है कोई भी क्रॉप हो, जैसे गोमफ्रीना यूज हो जाती है, पेंसी हो गया, कैलेंडुला, ये भी आपके एडिबल पर्पस है, एडिबल फ्लावर्स में काउंट होते हैं। ठीक है, तो वो आपका यूज किया जा सकता है, आप कन्फेक्शनरी में यूज किया जा सकता है इनको। ठीक है, अब जैसे टेंडर लीव्स और पेट्यूल्स हमने हम बात है कि एज ए वेजिटेबल इसको कंज्यूम किया जाता है। एडिबल हर ऑलमोस्ट हर पार्ट जो है इसका एडिबल है। इसकी कमल ककड़ी आपका पिकल फॉर्म में भी मिलता है आपको। ठीक है, फ्लोरिकल्चर में लोटस बर्ड्स आर हार्वेस्टेड 1 to 2 days बिफोर ओपनिंग एंड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट एंड यूज फॉर फ्लावर अरेंजमेंट्स में यूज किया जाता है। आप सिंगल फ्लावर भी आप डिवोट कर सकते हैं, डोनेट मतलब किसी को दे सकते हो। ठीक है, परफ्यूम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फ्लावर्स इज कमर्शियली ब्लेंडेड विद पैचोली, बेंजोइन, ये वेरियस केमिकल्स हैं, इनके साथ उनको ब्लेंड किया जाता है और आपको वो परफ्यूमरी फॉर्म में भी यूज किया जा सकता है। और येलोइश व्हाइट फाइबर भी आपको देखने को मिलता है पेटियोल से। ठीक है, तो ये आपके वेरियस यूजेस थे, जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको वो बताने के लिए जब हम किसी भी क्रॉप को शुरू करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि आपको थोड़ा बोटेनिकल नेम, फैमिली, मोनोजेनिक फैमिली होते हैं, निम्फाइसी फैमिली नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है। और दूसरा आपकी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि कौन सी दो स्पीशीज हैं, कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट हुए, क्या डिफरेंस है उन दोनों में, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। उसके बाद सॉइल एंड क्लाइमेट की बात करें, इन प्लेन्स ग्रोज बिटवीन मार्च एंड अक्टूबर, जैसे हम बात कर रहे थे, मैंने पहले भी बताया, जो आपका निलंबो न्यूसीफेरा है वो आपका सब ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल रीजन्स में ग्रो किया जाता है, लेकिन अगर विंटर्स आपके हार्श हो रहे तो वो डोमेंसी में चल जाता है, तभी तो मार्च टू अक्टूबर आपका मोस्ट कॉमन टाइम पीरियड बताया गया है इसका। सीड सोइंग जो अप्रैल जून में होंगे, कॉजेज एलोंगेशन ऑफ राइजोम्स, नो एनलार्जमेंट। और अगस्त, अब जो ये फाइटोक्रोम डिपेंडेंट मॉर्फोजेनेसिस है, ये जो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, ये आपको थोड़ा सा समझने वाली चीज, समझने वाली भी चीज है। एक मैकेनिज्म है जो कि आपका फोटो पीरियड रेगुलेट करता है कि आपका जो स्टोरेज ऑर्गन है यानी राइजोम्स है वो किस तरह वो इलोंगेट करेंगे, इनलार्ज करेंगे। अब जैसे लिखा हुआ है इसमें, जैसे अगर अप्रैल जून में आपने सीड सोइंग करी तो आपकी जो राइजोम है उसमें सिर्फ एनलार्जमेंट होंगी, वो सिर्फ एनलार्ज करेंगे, उसमें इलोंगेट नहीं करेंगे। ठीक है, सेल एनलार्जमेंट होगी, ना कि सेल इलोंगेशन होगी। ठीक है, लेकिन जब अक्टूबर या अगस्त में सोइंग करेंगे, यानी जब आपके शॉर्ट डे शुरू हो जाएंगे, तो राइजोम इलोंगेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, अब
इसमें क्या होता है कि जैसे जब राइजोम एनलार्जमेंट है तो आपका नॉर्मल क्या रहेगा, फोटो पीरियड रहेगा 8, 10, 12 घंटों का, ठीक है, जब वो राइजोम्स एनलार्ज करेंगे, ठीक है, 8, 10, 12 घंटों का, और जब राइजोम इलोंगेट करेंगे तो 13 से 14 घंटों का। तो ये फाइटोक्रोम क्रिटिकल फोटो पीरियड फॉर राइजोम ट्रांजिशन टू स्टोरेज ऑर्गन जो है 12 से 13 घंटे उसको चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आ जाती है, मैंने जैसे आपको बताया राइजोम जब राइजोम एनलार्ज करेंगे तो 8, 10, 12 घंटे, 10, 12 घंटे, अगस्त और अगस्त से जैसे आप फर्दर जाते हैं नॉर्मली, जो अगस्त से आप आगे जाएंगे तो आपके शॉर्ट डे शुरू हो जाएंगे, तो 8, 10, 12 मतलब 12 से घंटे कम होते जा रहे हैं आपके फोटो पीरियड के, तो राइजोम एनलार्ज करेंगे, ठीक है। और राइजोम इलोंगेट कब करेंगे, जब आपका फोटो पीरियड कम से कम 13 या 14 घंटे का होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आगे की क्रिटिकल फोटो पीरियड फॉर राइजोम ट्रांजिशन टू स्टोरेज ऑर्गन, कि राइजोम स्टोरेज ऑर्गन, स्टोरेज ऑर्गन इन द सेंस कि वो कार्बोहाइड्रेट का एक स्टोरेज ऑर्गन बन जाएगा, क्योंकि पहले तो वो रूट्स हैं, फिर उसके बाद राइजोमेटस बनेंगी ना वो रूट्स, उस तो वो उसके रूट्स होंगे, फिर जो मॉडिफाइड स्टेम है वो राइजोमेटस बनेंगी, तो कैसे बनेंगी, जब आपका फोटो पीरियड कम से कम 12 से 13 घंटे का होगा, ठीक है। उसके बाद तो ये एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म था जिसमें आपको पता होना चाहिए कि आपका अगर जब शॉर्ट डेज होंगे यानी लॉन्ग नाइट्स होंगी, तब आपके राइजोम इलोंगेट करेगा कि एनलार्ज करेगा, और जब आपके लॉन्ग डेज रहेंगे, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आपका सीड कब सो हो रहा है, ठीक है, और जब आपके लॉन्ग डेज रहेंगे तब आपका राइजोम एनलार्ज कर रहा है या कि इलोंगेट कर रहा है। तो ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट होती है कि एनलार्ज कब करेगा, जब 8, 10 या 12 घंटे का फोटो पीरियड रहेगा, और जो एलोंगेट करेगा वो 13 से 14 घंटे का फोटो पीरियड चाहिए तब करेगा। और क्रिटिकल फोटो पीरियड आपका जो ट्रांजिशन है कि राइजोम जो है वो स्टोरेज ऑर्गन बन चुके हैं पहले, क्योंकि राइजोम पहले बनेंगे, फिर वो स्टोरेज ऑर्गन इन द सेंस कि वो कार्बोहाइड्रेट मोर एंड मोर स्टोर करेंगे और एक तरह का फॉर्म ऑफ स्टोरेज ऑर्गन बन जाएंगे, तो वो है 12 से 13 घंटे का। फाइटोक्रोम डिपेंडेंट मॉर्फोजेनेसिस ऑफ स्टोरेज ऑर्गन्स बोला जाता है इसे, ठीक है, इंपॉर्टेंट। उसके बाद कल्टीवार्स, ये जो कल्टीवार्स लिखे हैं यहाँ पे वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट कल्टीवार्स है। आगे थोड़ी डिटेल में भी दिया गया है कि कौन सा कल्टीवार क्या है, लेकिन आपको कम से कम नाम तो एटलीस्ट याद होने चाहिए माइनर क्रॉप्स के। लोटस एक माइनर क्रॉप है, लेकिन इससे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आपको कम से कम कि अगर ऐसा दिया कि अल्बा ग्रैंडिफ्लोरा इज अ वैरायटी ऑफ, और ऑप्शंस दिए हो आपका लोटस, वाटर लिली, आपके पास और हिमचंपा दे दिया, एक और कोई व्हाइट कलर के फ्लावर जिसमें होते हैं वो दे दिया अल्बा ग्रैंडिफ्लोरा, अल्बा से आपको पता चल गया कि व्हाइट कलर का ही होगा, ग्रैंडिफ्लोरा का मतलब उसका साइज बड़ा होगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो किस आपका लोटस का है। अल्बा ग्रैंडिफ्लोरा है, नेहरू लोटस है, पिंक बाउल है, पिंक डबल है, पिंक जेड, पिंक रोज, सिंपल है, याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। शिनो जैपनीज फ्रेंडशिप है, इंपॉर्टेंट वैरायटी है, ठीक है। बुद्धा सीट, ये इंपॉर्टेंट वैरायटी है। निकी गिब्सन हो गया, और रेड पायोनी हो गया। रेड पायोनी, पायोनी की वैरायटी नहीं, रेड पायोनी लोटस की वैरायटी है, ठीक है। अगले जो दो है वो आप थोड़े से याद कर सकते हैं, जैसे कृष्णा है, सिलेक्शन फ्रॉम निलंबो न्यूसीफेरा है, डबल है, रोज कलर फ्लावर होगा, और साथ में ब्लूमिंग उसमें अप्रैल टू अक्टूबर आएगी। मार्च टू अक्टूबर इसका नॉर्मल रहता है, इसका अप्रैल टू अक्टूबर एक स्पेसिफिक सिलेक्शन का, ठीक है। और जो नमो है ये सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी, आगे हम इसके फोटोज वगैरह भी देखेंगे और कैसे। जो नमो वैरायटी है रिलीज हुई, ठीक है, उसमें इसको नमो बोलो या नमो 108 बोलो, जैसे आप देख पाएंगे, नमो बोलो या नमो 108 बोलो। 108 पेटल्स होते हैं, मार्च से दिसंबर तक इसमें फ्लावरिंग होती है, और हाई कंटेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स, पॉलीफिनोल्स, फ्लेवोनॉइड्स, कैटकिन्स, फैटी एसिड्स, कार्ब्स एंड मिनरल्स इसमें रहते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट वैरायटी आ जाती है नमो, रिसेंटली रिलीज वैरायटी है, ठीक है। आगे चलते हैं, पहले ये थोड़ा सा कल्टीवार्स, फर्दर कल्टीवार्स जो मैंने पहले बताया वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको पता होना चाहिए कि आपके लोटस से बिलोंग करते हैं। सिंपल से अल्बा ग्रैंडिफ्लोरा है, एक अल्बा स्ट्रीटा भी है, ठीक है। और नमो का बताया मैंने आपको, कृष्णा का बताया किसकी सिलेक्शन है, लंबो न्यूसीफेरा की है, ल्यूटिया की नहीं है। आपका स्टेटमेंट वाइज में क्वेश्चन बन के आ सकता है। रोज कलर फ्लावर हैं, डबल फ्लावर होंगे, ठीक है। और पिंक, पिंक कलर की पिंक जेड, पिंक बॉल, बुद्धा सीट किसकी है, नेहरू लोटस किसकी वैरायटी है, शिनो जैपनीज फ्रेंडशिप, वो ये इंपॉर्टेंट वैरायटीज आ गई। इसके बाद आपके फर्दर और थोड़ा जिनका थोड़ा नाम फॉरेन नेम्स है आपका, लेकिन इसमें जैसे अल्बा स्ट्रेटा हो गया, अल्बा हो गया, रोजिया प्लेना हो गया, आप देखेंगे आगे रोजिया प्लेना किस लिए है, और पैकिनेमिस या पैकिनेमिन्स रूब्रा ये आ गई। और एक और वैरायटी है पैकिमेंसिस रूब्रा प्लेना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट वैरायटी, डबल फ्लावर्स होंगे, रोजी कार्मिन कलर है, रोज पर्पल कलरेशन किस में होगी, ग्रॉस बर्जॉग, अर्न्स्ट लडविग में, ठीक है। डबल फ्लावर्स किस में हो गए, पिगमैका, अल्बा प्लेना में, ठीक है। तो ये वेरियस आपके करेक्टर्स हैं अलग अलग वैरायटीज के। आगे हम चलते हैं,
ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली जो स्लाइड है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ब्रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि इसमें आपके क्रॉसेस वगैरह दिए हैं, लेकिन फिर भी आपके कल्टीवार्स में आप इसको काउंट कर सकते हैं। सबसे पहले है पेरिस जाइंट सनबर्स्ट। पेरिस जाइंट सनबर्स्ट एक कल्टीवार है जो कि क्रॉस किया गया है निलंबो न्यूसीफेरा क्रॉस निलंबो ल्यूटिया का। इंपॉर्टेंट है, याद करने वाला, ठीक है। डेवलप्ड इन 1987 बाय पेरी डिस्लोकम, तभी इसका नाम पेरी सनजाइन बर्स्ट कर दिया। और इसके फ्लावर का समर ब्लूमिंग है और फ्लावर कलर है सॉफ्ट येलो फ्लावर्स सुटेबल फॉर लार्ज कंटेनर्स। इंपॉर्टेंट करेक्टर की सॉफ्ट येलो फ्लावर्स हो गए, तभी तो इसका नाम सनबर्स्ट है। सनबर्स्ट से आपको चल जाएगा पता, ये तो ऑरेंजिश या येलोइश कलर ही मिलेगा आपको। देखो कैरोलिना क्वीन है, ये उल्टा हो जाएगा निलंबो ल्यूटिया स्मॉल एल, ठीक है। निलंबो ल्यूटिया क्रॉस निलंबो न्यूसीफेरा। निलंबो न्यूसीफेरा की कौन सी कल्टीवार है? रोजिया प्लेनियो के साथ 1984 में किया था चेंज। इसमें जो है कलर चेंज हो जाता है, फर्स्ट डे पे आपका रोज रहेगा विद येलो सेंटर, उसके बाद पिंक बन जाएगा और फाइनली थर्ड डे पे आपके पास क्रीमी येलो कलर के फ्लावर्स बन जाएंगे। अगला आ गया एंजल विंग द ट्यूलिप लोटस जिसको बोलते हैं, वो निलंबो न्यूसीफेरा की पैकिमेंस रूब्रा और निलंबो शिरकुंशी जो है उसकी उसका क्रॉस है, व्हाइट कलर होगा, हाईली फ्रेग्रेंट होगा। तो देखो ऊपर सॉफ्ट येलो फ्लावर है पेरिस जाइंट सनबर्स्ट, ठीक है। उसमें आपका दूसरे में जो आपका कलर चेंज होता जा रहा है बार बार, ठीक है। और कैरोलिना क्वीन में, और जो एंजल विंग है वो आपका व्हाइट कलर है और हाईली फ्रेग्रेंट है। तो ये दो तीन चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगेन फोर्थ थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, अल्टीमेट 1000 पेटल लोटस। ये टर्म आपकी काफी इंपॉर्टेंट है कि अल्टीमेट 1000 पेटल लोटस जो है वो ज़्यून क्वानबान है, जो कि डॉक्टर डेक टेन ने बनाया था, चाइनीज, ठीक है, चाइनीज जैपनीज हैं ये। तो ये एक अल्टीमेट 1000 पेटल लोटस है, ऐसा लोटस जिसमें नियर अबाउट 1000 पेटल्स हों, ठीक है। और इस वैरायटी के अलावा ज़्यून क्वानबिन के अलावा क्वानबेन लियान और ये इलांग क्वानबेन, ये दो और जो है वो आपके 1000 पेटल लोटस की कल्टीवार्स हैं। थर्ड इन दिस ग्रुप जो आपका अल्टीमेट 1000 पेटल लोटस है, उसमें तीन वैरायटीज है, एक ज़्यून क्वानबान, क्वानबेन लियान और इलांग क्वानबान। और डॉक्टर डेक ने बनाई थी आपकी पहली वाली, ठीक है। ऊपर वाली तीन इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, और जो मैंने पहले बताई थी वो एक साथ जो लिखी थी वो इंपॉर्टेंट है। बाकी आप जो पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस किया वेरियस करेक्टर्स के साथ, वो भी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये थोड़ा फोटोग्राफिक किस तरह से दिखते हैं, अल्बा ग्लैंडिफ्लोरा, पेरिस जाइंट, सनबर्स्ट, कैरोलिना क्वीन, इस तरह से दिखते हैं ये। अब ये जैसे हम नमो 108 की बात कर रहे थे, ठीक है, एनबीआरआई से रिलीज हुई, सबसे इंपॉर्टेंट बात आ गई लोटस वैरायटी फ्रॉम मणिपुर। जो वैरायटी है वो मणिपुर की है, मणिपुर से मतलब उसकी कलेक्शन की गई है। इसमें 108 पेटल्स होंगे। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, एनबीआरआई नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, वो CSR का ICR का इंस्टीट्यूट नहीं है, एनबीआरआई जो आपका CSIR का इंस्टीट्यूट है। CISH जो ICR का है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, वो ICR का इंस्टीट्यूट है। तो जो भी JRF के स्टूडेंट्स हैं या इवन SRF के, उनको पता होनी चाहिए ICR सिस्टम्स के कौन कौन से डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन कौन से NRCs हैं, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लखनऊ डिड इट्स जीनोम मैपिंग, जीनोम मैपिंग जो इन्होंने जीनोम मैपिंग भी किया है। फ्रोटस नेम ऑफ परफ्यूम फ्रॉम दिस वैरायटी, ये इंपॉर्टेंट आते हैं। फ्रोटस जो है वो उस परफ्यूम का नाम है जो इस वैरायटी से लिया गया है। उसके बाद नमो मीन्स सैल्यूटेशंस इन संस्कृत, ठीक है, नमो मतलब नमस्कार, नमस्कार करने हैं, ठीक है। इंडिया फर्स्ट फुल जीनोम सीक्वेंस्ड लोटस, नमो फुल जीनोम सीक्वेंस लोटस। आई थिंक इसका 929 मेगाबेस पेयर जीनोम है इसका। किसी और वैरायटी का इसका अगर मैं चेक करूं, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। जीनोमिक साइज आई थिंक अभी दिया नहीं है। एक और वैरायटी का 929 था शायद। ठीक है, इसका भी जीनोम साइज 804 से 929 मेगाबेस पेयर ही दिया है, ठीक है। एक और वैरायटी थी उसका था जो सीक्वेंस किए गए थे 929 मेगा बेस पेयर। रेंज दी हुई है, जीनोम सीक्वेंसिंग है, क्योंकि इसमें कई बार होता है कि आपके अनमैप्ड रीजन्स भी होते हैं, अनमैप्ड रीजन्स को भी काउंट करना पड़ता है। मैप्ड रीजन्स तो है ही हैं, कुछ एडिशनल वो हो जाता है, ठीक है। तो नमो 108 कहाँ से रिलीज हुई? NBRI CSIR का इंस्टीट्यूट है, ठीक है। फ्रोटस उसके परफ्यूम को बोला जाता है,
ठीक है, 108 पेटल्स हैं सबसे इंपॉर्टेंट। और आगे ये जो मेजर हाइलाइट्स क्या है, ग्रोइंग प्रोपेगेटेड बाय राइजोम्स एंड थ्रू सीड्स आ गया, ग्रोन इन पॉन्ड्स, टैंक्स एंड एज वेल एज इन पॉट्स। उसके बाद वैरायटी ऑफ निलंबो न्यूसिफेरा है, ना कि ल्यूटिया की, ठीक है। 108 लार्ज लाइट पिंक फ्लावर्स होंगे, मैक्सिमम साइज जो है वो 10 इंच इन डायमीटर रहेगा, और ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर फ्लावर करता है फ्रॉम मार्च टू दिसंबर, जिसे हमने पहले भी बात की थी। द लाइट वैरायटी हाई कंटेंट ऑफ न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स, जैसे अमीनो एसिड, ये जो आपके वेरियस न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स हैं उनका हाई कंटेंट जरूर रहता है। तो आप चाहे NAMO नमो बोल लो, लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है NAMOH 108, ये इसका नाम है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, कल्टीवार्स। 3 तरह के कल्टीवार्स होते हैं आपके, रेडिश फ्लावर्स होंगे, रेडिश वाइट होंगे और वाइट होंगे। रेडिश जिनकी लो यील्ड रहती है मोस्टली, रेडिश वाइट जो कि मोस्ट इन डिमांड रहते हैं मार्केट में, और जो वाइट है वो गार्लैंड पर्पस के लिए यूज किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर की लाइन है, तो इंपॉर्टेंट आ जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सिंगल टाइप्स में जैसे आपको पहले बताया था, हम डिस्कस करेंगे। सिंगल टाइप्स में कम से कम 25 से 50 पेटल्स होंगे, और डबल टाइप्स में 100 से 150 पेटल्स होंगे, ये क्लियर होना चाहिए। 2 टाइप ऑफ सीड्स, ब्राउन पील सीड होता है और ग्रीन पील सीड होता है, डिपेंडिंग अपॉन कब वो हार्वेस्ट कर रहे हैं। तो जब व्हेन सीड इज हार्ड एंड राइप, तब वो ब्राउन पील सीड हो गया। जब ग्रीन पील सीड है, जब स्टिल फुली ग्रीन होगा, थोड़ा सा इमेच्योर होगा, प्रॉपर्ली मैच्योर नहीं होगा, लिग्निफाइड नहीं हो चुका है, ठीक है। क्ले सॉइल इज सुटेबल फॉर लोटस कल्टीवेशन, आपकी क्ले रिच सॉइल कल्टीवेशन क्ले सुटेबल है, क्योंकि सैंडी सॉइल्स लाइक बाइंडिंग साइट्स फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड रिपोर्टेड टू इंड्यूस अ रफ फ्लेवर इन राइजोम। तो सैंडी सॉइल्स अगर यू करेंगे, एक तो है कि उसमें बाइंडिंग साइट्स नहीं होंगी न्यूट्रिशन के लिए, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी कम है, तो न्यूट्रिशन भी होल्ड नहीं कर पाएंगे, और साथ में अगर वो यूज की जाती है तो वो एक रफ फ्लेवर राइजोम्स में इंड्यूस कर दी जाती है सैंडी सॉइल्स की वजह से। तो क्ले सॉइल इज मोस्ट सुटेबल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ गया, प्रोटोगाइनस है। ये चीज याद रखना कि लोटस इज प्रोटोगाइनस, प्रोटोगाइनस और भी एंथुरियम प्रोटोगाइनस होता है, ठीक है। प्रोटोगाइनस का मतलब आपका गाइनोशियम जल्दी रिसेप्टिव हो जाएगा, जल्दी मैच्योर हो जाएगा एज कंपेयर टू आपका एंड्रोशियम। तो प्रोटोगाइनस एक टाइप ऑफ डाइकोगैमी है। डाइकोगैमी के 2 टाइप होते हैं, प्रोटेंड्री एंड प्रोटोगाइनी। तो प्रोटोगाइनी का मतलब गाइनोशियम जल्दी मैच्योर हो रहा है, प्रोटेंड्री का मतलब एंड्रोशियम जल्दी मैच्योर हो रहा है। तो आपका प्रोटोगाइनस होता है मोर रिसेप्टिव ऑन 3rd डे रहता है, 1st डे से शुरू हो जाती है लेकिन 3rd डे पे ज्यादा हो जाता है, और फ्लावर जो है विदाउट नेक्टर है, ठीक है। फ्रूटिंग बॉडी कार्ड कमलगटा, ये नॉर्मल है। चाइनीज लोटस हैव 3 कैटेगरीज, जो चाइनीज लोटस है वो 3 तरह की कैटेगरीज हैं, राइजोम लोटस, सीड लोटस और फ्लावर लोटस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आगे प्रोटोगाइन इसका पता होना चाहिए। 2 तरह के ब्राउन पील सीड और ग्रीन पील सीड किस तरह होता है, सिंगल और डबल में क्या है, और आपके जो रेडिश वाइट और वाइट गाल क्योंकि कौन कौन से पर्पसेज और उनमें कौन कौन सी डिस्टिंक्शंस हैं। ओके, ये हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम चलेंगे, इट इज अ लॉन्ग डे प्लांट। सबसे इंपॉर्टेंट बात, लॉन्ग डे प्लांट आपको सब नॉर्मली पता चल जा रहा है, जैसे हमने बात की थी। और आपका फाइटोक्रोम डिपेंडेंट मॉर्फोजेनेसिस वाला टॉपिक भी आपका इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म आ जाता है। 2 इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म और है जो आप आगे डिस्कस करने वाले हैं, शायद आ ही गया। एक तो 30 to 35 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमम टेम्परेचर रहता है फॉर प्रोफ्यूज फ्लावरिंग, ये है न्यूलम्बो न्यूसिफेरा के हिसाब से, ठीक है। कैन बी ग्रोन इन पॉल्यूटेड एसिडिक एंड अल्कलाइन वाटर, जैसे हमने बात की, एसिडिक अल्कलाइन वाटर कितनी भी बाहर कितनी भी रफ कंडीशंस हो ये ग्रो कर जाएगा। 7.5 to 8.5 आगे इजिली ऑब्जर्व हैवी मेटल्स भी आ गया, ठीक है। सीड को डोरमेंसी ओवरकम बाय H2SO4। H2SO4 अगर किसी भी एसिड के थ्रू कर रहे हैं सीड डोरमेंसी को, एसिड ट्रीटमेंट, तो वो किस तरह की सीड डोरमेंसी ब्रेकिंग हुई, वो हुई स्कैरिफिकेशन। एसिडिक स्कैरिफिकेशन। एक होती है स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन में क्या होता है, कूल मॉइस्ट मॉसिस में या कूल मॉइस्ट कंडीशंस में एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एंड टेम्परेचर पे रखा जाता है सीड्स को, ताकि वो क्या कर जाए, उसकी सीड डोरमेंसी ब्रेक कर जाए। वो मोस्टली तब यूज होता है जब आपके सीड जो है वो फिजियोलॉजिकली इमेच्योर है, अंदर जो एम्ब्रियो जो है वो फिजियोलॉजिकली इमेच्योर है, तो मोस्टली आपकी स्ट्रेटिफिकेशन यूज की जाती है, स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है। स्कैरिफिकेशन आपकी केमिकल स्कैरिफिकेशन, एसिडिक स्कैरिफिकेशन या मैकेनिकल स्कैरिफिकेशन तब यूज की जाती है जब आपका एम्ब्रियो तो मैच्योर है फिजियोलॉजिकली, लेकिन आपका सीड कोड जो है वो काफी हार्ड है, वो एम्ब्रियो को बाहर आने नहीं दे रहा है, तब स्कैरिफिकेशन यूज होती है। तो ये आपकी ट्रीटमेंट मेथड है। 80% H2SO4 यूज कर सकते हैं आप, 40 to 160 मिनट्स के लिए आ गया, और 6 दिन में आपकी जर्मिनेशन देखने को मिल जाएगी। अगला जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है, जैसे बीटल पॉलिनेशन। पॉलिनेशन बीटल के थ्रू होती है, और बीटल पॉलिनेशन कैसे वो फेवर करता है, ड्यू टू थर्मो रेगुलेशन ऑफ फ्लावर।
थर्मो रेगुलेशन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि यही क्वेश्चन आया था ARS मेंस 2023 में कि आपका थर्मो रेगुलेशन ऑफ लोटस फ्लावर्स किस तरह से होता है, उसका क्या कॉज है। ठीक है, टेम्परेचर, क्योंकि वो रेगुलेट कर देता है टेम्परेचर ड्यूरिंग एंथेसिस बाय सेल्फ हीटिंग वाया लार्ज ऑबिकॉनिकल रिसेप्टेकल। आपका टेम्परेचर मेंटेनेंस रहता है 30 से 35 या 3 से 36 डिग्री सेल्सियस, चाहे बाहर का टेम्परेचर आपका एज लो एज 10 डिग्री सेल्सियस हो जाए या एज हाई एज 45 या 46 डिग्री सेल्सियस हो जाए, कि बाहर जो टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर रहा है 10 से 45 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन जो फ्लावर का टेम्परेचर है वो 30 से 35 डिग्री सेल्सियस ही रह रहा है। तो वो थर्मो रेगुलेशन जो है वो फेवर करती है बीटल पॉलिनेशन के लिए। होमोथर्मिक फ्लावर हो गया, खुद होमोथर्मिक मतलब खुद ही टेम्परेचर रेगुलेट कर देता है। तो एशियन सेक्रेड लोटस जो है वो आपका बीटल्स के थ्रू होता है, और जो वाइल्ड स्पीशीज है उसमें बीज एंड फ्लाइज भी देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, अगला जो ये आ गया जो मैकेनिज्म है, एक बात करने वाला था, एक तो है थर्मो रेगुलेशन ऑफ फ्लावर, एक है गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और तीसरा जो बताया था मैंने जो आपका फोटो पीरियड डिपेंडेंट मॉर्फोजेनेसिस ऑफ स्टोरेज ऑर्गन्स की राइजोम एनलार्जमेंट कब होगी और इलोंगेशन कब होगी, और क्रिटिकल फोटो पीरियड क्या होता है जब ट्रांजिशन होगी, राइजोम जो है आपका लॉजिकली जो है एक स्टोरेज ऑर्गन बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि राइजोम की भी जो इलोंगेशन एनलार्जमेंट होंगे उसमें कार्बोहाइड्रेट स्टोर होंगे, तभी तो वो एक तरह का स्टोरेज ऑर्गन बन पाएगा, फर्दर वो फ्लावरिंग में और अदर चीज में आपका फोटोसिंथेट दे पाएगा प्लांट को। ठीक है, सबसे पहले थर्मो ऑस्मोटिक ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। थर्मो थर्मो का मतलब है टेम्परेचर डिपेंडेंट, और ऑस्मोटिक का मतलब ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस मतलब लो टू हाई जाएगा। मोस्टली क्या होता है जब डिफ्यूजन होता है तो आपका जो सॉल्यूट पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल जो कि कम कंसंट्रेशन में है वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाता है, ऑस्मोसिस में उल्टा होता है, लो टू हाई जाता है। ठीक है, थर्मोऑस्मोटिक ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है, तो ये प्रिंसिपल रहता है कि टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन एम्बिएंट टेम्परेचर और लेकुनर एयर टेम्परेचर। मतलब अगर आपका लोटस, चलो मोस्टली आप लीव्स ले लो, ठीक है, लोटस का लीव्स ले लिया, तो उस लेकुनर टेम्परेचर मतलब लीफ का टेम्परेचर और जो बाहर टेम्परेचर होगा, एयर का टेम्परेचर होगा, उसमें जो डिफरेंस क्रिएट होगा, जो डिफरेंस होगा वो एक प्रेशर, पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट बना देता है, जिसकी वजह से जो आपकी एयर है वो थ्रू लेकुनर एयर कैनाल्स जो है वो रूट्स और राइजोम्स में जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो रूट्स और राइजोम्स है वो सबमर्ज्ड होंगे, सबमर्ज्ड कंडीशंस में होंगे, उनको ऑक्सीजन प्रॉपर्ली पहुंच नहीं पाएगा। तो वो कैसे पहुंचता है? थ्रू एटमॉस्फेरिक एयर। वो किस तरह से पहुंचता है? जैसे आगे जो लाइन दी है वो काफी इंपॉर्टेंट है कि सन हीट्स एंड वार्म्स द लीव्स। सन हीट का जो सन रेज पड़ रही है वो लीव्स को वार्म कर देगा, कॉजेज गैस इनसाइड लीव टू हैव हायर प्रेशर देन एटमॉस्फेरिक एयर, और इसकी वजह से दिस पॉजिटिव ग्रेडियंट डिराइव्स मास एयर फ्लो डाउन टू रूट्स। इस प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से जो आपका प्रेशर टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लीफ बिटवीन एयर, जो लीव्स के अंदर एयर होगी और आपकी जो एटमॉस्फेरिक एयर होगी उसके जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसमें जो पॉजिटिव ग्रेडियंट प्रेशर बनेगा, उसकी वजह से जो एयर है वो मास फ्लो करेगी फ्रॉम एयर टू डाउन टुवर्ड्स द रूट्स एंड राइजोम्स ऑफ द लोटस। तो एयर गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसको थर्मोऑस्मोटिक ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट भी बोला जाता है। क्लियर? इसके बाद आगे प्रोपगेशन। हमें पता है हमेशा किसी भी क्रॉप की दो तरह की प्रोपगेशन होगी, सेक्सुअल प्रोपगेशन और एसेक्सुअल प्रोपगेशन। सेक्सुअल प्रोपगेशन सीड से, सीड की वायबिलिटी आपकी 1500 ईयर ओल्ड इवन सीड्स भी आपके जनरेट करने में हेल्प करते हैं, इवन 4000 ईयर तक, तभी तो वो फॉसिल फॉर्म में भी देखने को मिला। 4000 तक उसकी सीड वायबल नियरली रहते हैं, बस उसमें डॉर्मेंसी होती है। ठीक है, ड्यू टू हार्ड इम्परमिएबल आउटर कोट रहेगा, कोट जिसको टेस्टा बोलते हैं। ठीक है, एक्सेप्शनली लॉन्ग लाइफ स्पैन रहता है सीड वायबिलिटी का। मेथड क्या है? रिक्वायर्ड स्कैरिफिकेशन हमने बात की, एसिड स्कैरिफिकेशन 80% H2SO4 यूज कर लो, 40 से 160 मिनट लगेंगे। ठीक है, और फिर उसको बाद इंक्यूबेट कर दो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, 6 दिन में जर्मिनेशन आ गए, और एंड सबमर्शन इन वाटर सैचुरेटेड मीडिया। ठीक है, आप वाटर में डाल के भी बिफोर सोइंग जो है लोटस के सीड्स जो हैं वो आप वाटर में डाल के भी रख सकते हैं, ताकि आपकी जो सीड परमेबिलिटी है वो इंक्रीज कर जाता है, आपका जो हार्ड सीड कोट है वो किस तरह से परमिएबल बन जाए, इम्परमिएबल नहीं, परमिएबल बन जाए आपके वाटर एंड ऑक्सीजन के लिए। मीडिया सिलेक्शन, कोर्स एंड सैंड इज प्रेफर्ड इफ प्लांट्स आर टू बी ट्रांसप्लांटेड लेटर। मीडिया मस्ट बी प्रेजेंट प्रिवेंट टू फंगल ग्रोथ एंड प्रिवेंट फ्रॉम फंगल ग्रोथ ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम इनसाइड द सीड। और ये आ गया सबसे इंपॉर्टेंट कि सीड रेट कितना होता है। सीड रेट वाला क्वेश्चन आपका एसआरएफ में भी पूछा जाता है और एएसआरबी नेट में भी एक दो बार पूछा गया कि व्हाट इज द सीड रेट ऑफ लोटस। एकड़ में भी पूछ सकते हैं, 4 से 5 किलोग्राम पर एकड़ आएगा, और अगर हेक्टेयर में आ रहा है तो 10 से 12 किलोग्राम पर हेक्टेयर आएगा। ठीक है,
और वेरिएबिलिटी क्या है, दिस मेथड रिजल्ट्स इन हाई जेनेटिक वेरिएबिलिटी। आपको पता ही सेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपगेशन है तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी रहती है, लेकिन किसी भी अगर नई तरह की फॉर्म बनानी है ब्रीडिंग पर्पस के लिए तो आपके जरूर है, नॉट ट्रू टाइप रहेंगे और 1 से 2 साल जो है वो फ्लावरिंग में लग जाएंगे। इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आप फोटो देख सकते हैं किस तरह है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन राइजोम से आपकी एफिशिएंसी इसलिए है कि इजीएस्ट मेथड है, ट्रू टू टाइप आएगा। और सोर्सिंग के सीड राइजोम्स आर हार्वेस्टेड फ्रॉम द करंट क्रॉप और डेडिकेटेड मदर पॉन्ड्स, जो भी जिस तरह से आप करना है। मेथड राइजोम विद एटलीस्ट 2 सेगमेंट्स। आगे हम बात करेंगे कि 2 सेगमेंट्स राइजोम्स के होने चाहिए। और एक और इंपॉर्टेंट टर्म है 3 नोड कटिंग। लोटस में प्रोपगेशन आया डिवीजन ऑफ राइजोम्स और एटलीस्ट 3 नोड कटिंग जिसमें कम से कम 3 नोड हो वो ली जाती है। Sealed at the distal end by an intact node आ गया। is submerged in water saturated media at a 15 degree angle। basic terms है। placement किस तरह से करनी, position with a shoot meristem about 5 centimeter below the media surface। one only meristem is intact when planting for a crop। large rhizomes yield more vigorous plants। ये common terms है जो आपने इसमें मेंशन की गई है कि किस तरह से किस चीज को किया जाता है। आगे थोड़ा है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन किस तरह है कि डिवीजन ऑफ राइजोम्स हैविंग 3 नोड कटिंग ली जाती है। तो आप ये चीज याद रखना है, 3 नोड कटिंग। अगर आपको आएगा 3 नोड कटिंग इज यूज्ड फॉर मेथड इज यूज्ड इन मेथड ऑफ प्रोपगेटिंग इन लोटस। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। प्लांटेड अप टू अ डेप्थ ऑफ 10 सेंटीमीटर, ग्रो अप टू अ डेप्थ ऑफ 2.4 मीटर, लेकिन ऑप्टिमा आपकी 50 सेंटीमीटर रहती है, ठीक है। राइजोम्स हार्वेस्टेड इन अक्टूबर नवंबर। राइजोम्स कब हार्वेस्ट करने हैं, अक्टूबर नवंबर में, और प्लांट करने हैं फरवरी मार्च में, ठीक है। ये आपकी एनपीके की डिमांड्स आ गई। थोड़ा आपको पता होना चाहिए एनपीके कितना आएगा। और मोस्टली आपकी कंटेनर प्लांटिंग की जाती है या तो आपको डायरेक्टली पॉन्ड में भी प्लांट किया जाता है। आगे जैसे हम डिजाइन करेंगे पॉन्ड मैनेजमेंट किस तरह से रहती है, प्लानिंग क्या, बिकॉज पॉन्ड स्ट्रक्चर्स आर डिफिकल्ट टू अल्टर वंस बिल्ट, तो सिविल इंजीनियर शुड बी कंसल्टेड रिगार्डिंग डिजाइन। आपने प्रॉपर डिजाइनिंग करनी है, क्योंकि एक बार बन गया पॉन्ड तो उसमें आपके पास मॉडिफिकेशन करने के चांसेस बड़े कम रहते हैं, आप काफी कम अल्ट्रेशन कर सकते हैं। वाटर सिस्टम क्या, डीपली वाटर बॉडी आर ऑन हाई ग्राउंड फंक्शंस एज अ ग्रेविटी फीड रिजर्वायर, फेड रिजर्वायर, और वाटर फ्रॉम प्रोडक्शन पॉन्ड्स कैन बी पाउंड बैक टू द रिजर्वायर्स फॉर सेकेंडरी कैचमेंट्स एंड पॉन्ड। साइट एंड सॉइल की बात करें, हमने बात करी थी क्ले सॉइल इज मोर इंपॉर्टेंट। जितना ज़्यादा क्ले कंटेंट रहेगा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी रहेगी और फायदा रहेगा कि आपके न्यूट्रिएंट्स भी होल्ड करके रखे वो। जेंटल स्लोप रहे, एप्रोप्रिएट सॉइल है। ट्रेडिशनल फार्म डैम्स आर अनसुटेबल बिकॉज राइजोम्स पेनिट्रेट इम्परवियस क्लैंपिंग। आगे ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ उसमें था कि आपके पास राइजोम्स काफ़ी डीप चले जाते थे। A soft layer of soil to a depth of about 1 meter is necessary and artificial pond liners can be used। ब्यूटेमिन के बनते हैं आपके आर्टिफिशियल पॉन्ड लाइनर्स। लिमिटेशन के, इनसफिशिएंट सॉइल डेप्थ ओवर पॉन्ड लाइनर्स कॉज फ्लैट मिसशेपन राइजोम्स। अगर आपके डेप्थ नहीं बनी, ऑप्टिमम डेप्थ मैंने बताई आपकी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए, अप टू 4 पॉइंट लगभग 2.5 मीटर तक आपका ग्रो कर सकता है। 50 सेंटीमीटर या आधा मीटर बोलो एक ही बात है। ओवर पॉन्ड लाइनर्स कॉज फ्लैट मिसशेपन राइजोम्स रहेंगे। और लार्ज स्केल ऑपरेशंस इंक्रीज कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। आपकी वो ये कि अगर आपका फिजिबल ही नहीं है पॉन्ड मैनेजमेंट, ये तो हम आर्टिफिशियल पॉन्ड या नेचुरल पॉन्ड मैनेजमेंट बात करें, अगर वो इकोनॉमिकली फिजिबल ही नहीं है, इतनी हमने प्रोडक्शन ही नहीं मिल रही है और खर्चा ज़्यादा हो जा रहा है तो उसका कोई फायदा नहीं। तो ये आपके वेरियस लिमिटेशंस हैं इस चीज़ के। बिल्कुल प्रेपरेशन आ गया, एक्सकवेशन एंड प्लम्बिंग आ गया, सीलिंग आ गया, टेस्टिंग फिनिशिंग इसमें कोई डिस्कस करने वाला नहीं है, बेसिक वही टर्म्स है कि किस तरह से आपने मैनेजमेंट करनी है। कंटेनर प्लांटिंग भी होती है आपके, कंटेनर आप टब्स ले सकते हैं, टब्स में आप बेस अपने सॉइल का बना दिया, उसमें पानी भर दिया, उसके बाद उसमें प्लांटिंग कर दी। बस उसकी डेप्थ का ध्यान रखना है कि आपकी कम से कम डेप्थ आधा मीटर ज़रूर हो, ठीक है। तो आपके टब्स या अर्न्स हो गए, उसमें भी आप लोटस को ग्रो कर सकते हैं। कल्टीवेशन आ गया, डायरेक्ट प्लांटिंग मीडियम मिक्सचर आइडियल फॉर न्यूली कंस्ट्रक्टेड पॉन्ड आ गया। बॉटम इज फिल्ड विद, हम जैसे मैंने बताया आपको 15-20 सेंटीमीटर लेयर। मीडिया कंसिस्ट ऑफ लोम एंड वेल रोटन काउडंग मैन्योर FYM इन 3:1 आ गया। वाटर मैनेजमेंट, प्लांटिंग इज डन व्हाइल द पूल इज एम्प्टी, ठीक है। एडिंग जस्ट इनफ वाटर टू कवर द क्राउन ऑफ द प्लांट। आफ्टर 7 to 10 days अनदर 2 to 3 सेंटीमीटर वाटर इज एडेड। ये चीज़ आ गया। और 6 to 8 वीक्स के पीरियड पे आपने ग्रेजुअल फिलिंग द पॉन्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 6 to 8 वीक्स आ गया। थ्रू राइजोम्स आ गया, पॉटेड पॉट्स में अगर पॉटेड स्टार्ट है राइजोम्स और स्प्लिट क्लम्स, डिवीजन ऑफ राइजोम्स या राइजोम्स को भी बोलो, ठीक है। आर प्लांटेड इन स्मॉल बास्केट्स और पैन्स, जो कि जिनका डायमीटर आपको बता दिया, डेप्थ बता दी 20 से 25 सेंटीमीटर आ गया। फिल्ड विद लोम मैन्योर एंड क्रस्ट चारकोल एंड बोन मीन फिक्सचर्स, ठीक है। ग्रेजुअल लोअरिंग आ गया, जिसमें हम लोअर डाउन करना है। और कंटेनर्स एंड आर प्लेस्ड ऑन ब्रिक्स इन लार्ज कंटेनर वाटर कंटेनर सो द क्राउन स्टेज क्लोज टू द सरफेस। आपका क्राउन पोर्शन जो है वो वाटर लेवल के क्लोज होना चाहिए, बस उसको टच नहीं करना चाहिए।
एंड द लोअर स्टेप बाय स्टेप एज न्यू ग्रोथ एमर्जेस, जैसे जैसे अब वो ग्रो कर रहा है उसके बाद उसकी डेप्थ इंक्रीज करते जाना है। डेप्थ इंपॉर्टेंट है कि आपका जो तभी तो आपकी राइजोम प्रोडक्शन फेवरेबल हो पाएगी। सीडलिंग अल्टरनेटिव है, सीड्स can also be started in seed sowing can also be started in March April in shallow pans of loamy soil. Seedlings move to 15 centimeter pots, पहले पॉट्स में डालना, फिर उन पॉट्स को आप वाटर कंटेनर्स में डाल सकते हैं, ठीक है, एंड लेटर प्लांटेड इनटू बास्केट्स लोअर्ड इनटू द पूल। तो ये बेसिक टर्म्स है कि किस तरह से आपने पॉन्ड मैनेजमेंट करनी है और किस तरह से आपकी कंटेनर प्लांटिंग रहेगी लोटस में। और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें ये आपका जो मीडियम मिक्सचर है वो किस तरह का होना चाहिए, वो थोड़ा सा बेसिक आइडिया होता है। आप इतनी जब भी आप फ्लोरिकल्चर क्रॉप से कोई भी क्रॉप आप पढ़ेंगे, जब आप मीडियम मिक्सचर एक बार पढ़ लेंगे आपको लिखने को आसानी रहेगी। लेकिन मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि एक्सप्लेन द कंटेनर प्रोडक्शन ऑफ या एक्सप्लेन द प्रोपेगेशन ऑफ लोटस आ गया, तो उस चीज़ में आपको लिखने के लिए आपके पास कंटेंट अच्छा होना चाहिए कि किस तरह की सॉइल होनी चाहिए, क्या डेप्थ होनी चाहिए, क्या चीज़ें आपने ध्यान में रखनी की नहीं होनी चाहिए, लिमिटेशंस क्या हैं, और किस तरह से ये लोरिंग वाला मेथड कंटेनर मेथड है आप किस तरह से यूज़ किया जा सकता है, क्या मीडियम मिक्सचर की क्या रेशो रहती है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके बाद कल्टिवेटेड इन टेरेस फील्ड इन चाइना जापान में काफ़ी ग्रो किया जाता है, बट पॉन्ड कल्टिवेशन इज प्रेफर टू मैक्सिमम राइजोम डेवलपमेंट विच कैन स्प्रेड अप टू 13 मीटर्स इन ईयर। वही बताया गया कि हार्वेस्टिंग आपकी अक्टूबर नवंबर में की जाती है। ये इंपॉर्टेंट है कि हाउ ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपका क्वेश्चन बन सकता है कि व्हेन द मोर इन जनरल जो लोटस राइजोम्स आर हार्वेस्टेड इन अक्टूबर नवंबर, और प्लांटिंग उसकी मार्च अप्रैल बोलो, फरवरी मार्च बोलो, कभी भी आप लॉन्गेट कर उसको कर सकते हैं। उसके बाद ईल्ड एंड सीड रेट, सीड ईल्ड बोलेंगे इसको, सीड रेट नहीं ईल्ड ही बात करेंगे, ये सीड ईल्ड बोल लो आप। राइजोम ईल्ड, अगर एवरेज राइजोम ईल्ड की बात करें तो 35 से 40 क्विंटल बोल लो। कई जगह आपको 36 टू 46 क्विंटल भी लिखी जाती है पर हेक्टेयर, तो मैंने दोनों ही मेंशन कर दिया। ड्राइंग ऑफ लोटस सीड, आपका ड्राइंग मेथड जो है माइक्रोवेव वैक्यूम ड्राइंग यूज़ की जाती है, जिसमें आपकी सर्टेन कंडीशंस, ऑप्टिमम कंडीशंस दी है। मोस्टली ये कंडीशंस क्या होती है, अलग अलग रिसर्चर्स ने एक तरह की ऑप्टिमम कंडीशंस बनाई होती हैं और वो उन्होंने मेंशन कर दिया बुक्स में, तो थोड़ा सा इनको आपका लिटरेचर एनहांसमेंट में अच्छा रह जाता है जब आप मेंस लिख रहे हो। तो 3.2 किलो वोल्ट आ गया, माइनस 0.083 मेगा पास्कल आपके पास प्रेशर आ गया, और ये 94/26 ये ऑन ऑफ रेशो है। 94 सेकंड्स के लिए ऑन रखना है, 26 सेकंड के लिए ऑफ रख देना है, तो ये चीज़ आ जाती है ऑन ऑफ रेशो। इसके बाद ये वो 5 नंबर का क्वेश्चन जो एयरएस मेंस में आया था, ठीक है, कि थर्मो रेगुलेशन मैकेनिज्म किस तरह से होता है आपके लोटस में। उसमें क्या होता है कि हाईली सोफिस्टिकेटेड मेथड है, इसमें लार्जली इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट साइकिल, फोटो पीरियड से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, और ऑपरेटिंग कंटिन्यूसली फॉर 2 to 4 डेज। सेलुलर हीट जनरेशन, तो आपके अंदर ही में जैसे हम बात कर रहे थे कि उसमें थर्मो रेगुलेशन है, तो हीट जनरेशन अपने आप उसके फ्लावर में होगी। कैसे होगी, प्राइमरी जो इसका सोर्स होता है हीट जनरेशन को, उसका रिसेप्टेकल होता है, जिसमें 50% ऑफ द टोटल हीट वो रिसेप्टेकल के थ्रू ही आती है, कि 1 वॉट हीट बाय एक्सेलरेटिंग सेलुलर रेस्पिरेशन आ गया। और जो टर्म सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज पाथवे, AOX पाथवे, अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज पाथवे। माइटोकॉन्ड्रिया में हैपन होता है ये। दिस इज अ मेटाबॉलिक पाथवे अनकपल्ड फ्रॉम ATP प्रोडक्शन, और व्हेन एक्टिवेटेड एनर्जी रिलीज्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जब AOX पाथवे आपका अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज पाथवे है, तो जब एक्टिवेट हो जाएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट टर्म कैसे है, इवन उसकी पोस्ट ट्रांसलेशन रेगुलेशन भी होती है AOX पाथवे की। एक बार वो ट्रांसलेट कर गया, उसके बाद भी उसके रेगुलेट करना है कि उसका जो AOX के मॉलिक्यूल्स है वो ज़्यादा बनाने हैं कि कम बनाने हैं। अब जो आगे टर्म है वो किस तरह से कि थर्मो रेगुलेशन किस तरह से करता है, ये उल्टा करता है। अगर आपका टेम्परेचर हाई है बाहर, तो वो आपने रेस्पिरेशन रेट को कम कर देता है। रेस्पिरेशन रेट कम होगा, AOX स्लो हो गया, इसकी वजह से क्या होगा, हीट जनरेशन आपकी बाहर तो हाई टेम्परेचर, तो हीट जनरेशन आपके अंदर कम हो जाएगी। तो आपका अगर 45 डिग्री सेल्सियस बाहर है तो अंदर टेम्परेचर 30 to 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वही अगर बाहर ठंड बढ़ गई तो आपकी रेस्पिरेशन रेट हाई हो जाता है। दिस इज थर्मो रेगुलेशन। वो रेस्पिरेशन रेट रिसेप्टेकल प्राइमरी सोर्स है उसका, वो रेस्पिरेशन रेट हाई कर देता है ताकि आपका बाहर 10 डिग्री सेल्सियस हो तो अंदर 30 to 35 डिग्री सेल्सियस या उसी रेंज में आपका टेम्परेचर रहे। वही बायोकेमिकल क्या है कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इनडायरेक्टली। थर्मल इंसुलेशन है, क्लोज्ड पेटल्स ड्यूरिंग फर्स्ट डे ऑफ फ्लावरिंग इट रिटेन्स हीट। थर्मल इंसुलेशन भी कहता है कि आपके पेटल्स क्लोज कर देता है ताकि फर्स्ट डे ताकि हीट रिटेन रहे। तो सबसे इंपॉर्टेंट, व्हेन फ्लावर इज टू कोल्ड AOX पाथवे इंक्रीजेस मोर हीट। मैंने जैसे आपको बताया, जब टू कोल्ड होगा तो रेस्पिरेशन बढ़ जाएगी, AOX पाथवे आपका एक्टिवेट हो जाएगा। वही एक्टिवेट हो गया तो एनर्जी रिलीज बाय ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स।
दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, रेस्पिरेशन ही है ना, ठीक है। तो एएक्स पाथवे इंक्रीज आएगा, मोर हीट, इसका उल्टा वाइस वर्सा, ये इनडायरेक्टली कर लेना आप। टेम्परेचर इज, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एएक्स पाथवे आपका नेगेटिवली रेगुलेट हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह रेस्पिरेशन कम हो जाएगा, कम से कम हीट बनेगी, ठीक है। और स्टेबल इन्वायरमेंट देता है फॉर फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, प्रिवेंट्स लो सीड सेट। अब सीड सेट, क्योंकि अगर टेम्परेचर फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो रही है तो आपके पॉलिनेटर्स भी नहीं आएंगे, बीटल पॉलिनेशन होगा तो आपका पॉलिनेटर्स नहीं आएंगे तो आपकी पॉलिनेशन होगी, पॉलिनेशन नहीं होगी तो आपकी ऑप्टिमम फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, ऑप्टिमम फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो आपका सीड सेट लो रह जाएगा। तो अगर ऐसा मैकेनिज्म रहेगा थर्मो रेगुलेशन का कि जो एएक्स पाथवे के थ्रू ही, चाहे वो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनली करे या इंस्टेंटेनियसली करे, किस तरह भी रेगुलेट करे कि आपका बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से वो रेगुलेट कर दे रहा है। अनकपल्ड फ्रॉम एटीपी प्रोडक्शन है सबसे इंपॉर्टेंट बात, और दूसरी बात है कि फोटो पीरियड डिपेंडेंट नहीं है, तो लो सीड सेट से प्रिवेंट करेगा और इवन इंसेक्ट अट्रैक्ट करेगा। तीनों चीज़ें रिलेटेड हैं, फर्टिलाइजेशन, प्रिवेंट लो सीड सेट एंड अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स थी इसमें अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज पाथवे। इसकी वजह से जो है आपकी जो थर्मो रेगुलेशन होती है वो होती है आपके लोटस फ्लावर्स में, और उसके क्या फायदे होते हैं वो लास्ट लाइन में हमने देख लिए। इसके बाद फ्लावरिंग सीजन, लोटस फ्लावर ग्रो अबंडेंटली ड्यूरिंग समर एंड रेनी सीजंस, सबसे इंपॉर्टेंट। फ्लावर्स डेवलप ऑन लॉन्ग स्टॉक that sit at or above the leaf level, बिल्कुल। ट्रांसपोर्टेशन, बर्ड्स पिक 2 to 3 days prior to opening, 1 से 2 दिन या 2 से 3 दिन बिफोर हैंडलिंग फॉर लॉन्ग डिस्टेंस शिपिंग। आपने कभी भी देखा होगा लोटस अगर स्टेम के साथ पिक किया जा रहा है तो वो क्लोज्ड ही रहता है, ऐसे इस तरह की फॉर्म होती है। अगर मैं बनाना चाहूँ इस तरह का होता है, ठीक है। वीड मैनेजमेंट आ गया, प्रॉब्लम एगोटिक वीड्स लेके वाटर हायसिंथ, एचोनिया क्रेसिसाइप, जिसका नया नाम हो गया है पॉन्टेडेरिया क्रेसाइप्स, पॉन्टेडेरिया से टाइफा आ गया। पॉन्टेडेरिया आपका फ्लोटिंग प्लांट है, टाइफा आपका मार्जिनल प्लांट है वाटर गार्डन में, ठीक है। एग्रेसिवली ग्रो क्राउड ऑफ लोटस प्लांट्स आ गए। एक स्पाइरोगैरा भी आता है इसमें, ठीक है, स्पाइरोगैरा। रिमूवल वीड्स कैन बी क्लियर्ड मैकेनिकली बाय हैंड और बाय अदर मैनुअल मेथड्स। केमिकल मेथड कम यूज किए जाते हैं क्योंकि अगर फिश वगैरह हो तो दिक्कत आ जाती है, ठीक है। लो कंसंट्रेशन ऑफ हर्बिसाइड सिमाजीन एंड मोनोट्रोन कैन बी यूज्ड विदाउट हार्मिंग द फिश, लेकिन अगर ऐसे सिमाजीन 3 से 6 ppm और मोनोरोन आपका 4 से 12 ppm यूज कर रहे हैं तो इस लो कंसंट्रेशन पर फिश को ज़्यादा, जो पॉन्ड में फिशेज होंगे उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसके बाद हार्वेस्टिंग हमने पहले भी डिस्कस की, इनिशियल हार्वेस्टिंग बिगिन 3 months आफ्टर प्लांटिंग, और पीक प्रोडक्शन 4 मंथ में शुरू हो जाती है। इंटरवल्स आ गया, मैनुअली पिक्ड बाय हैंड एवरी 2 days इन द समर एंड एवरी 3 days इन द विंटर। राइजोम्स फॉर वेजिटेबल पर्पस के लिए टाइम लाइन किया, राइजोम्स मैच्योर फॉर कुकिंग अबाउट 6 to 9 months। अगर कुकिंग के लिए अगर पर्पस के लिए यूज करें तो 6 से 9 मंथ में वो मैच्योर हो जाते हैं। अर्ली वराइटीज आर हार्वेस्टेड फ्रॉम जुलाई टू सितंबर, और लेट वराइटी जो है वो अक्टूबर टू मार्च आप हार्वेस्ट कर सकते हैं फॉर वेजिटेबल पर्पस उसके राइजोम्स, ठीक है। हार्वेस्टिंग आफ्टर ड्रेनिंग द पॉन्ड्स फील्ड फॉर स्मॉल स्केल ऑपरेशन, दे आर डग आउट बाय हैंड। अगर कमर्शियली तो वो उसमें पूरा का पूरा पॉन्ड और फील्ड आपने ड्रेन करना पड़ेगा, बड़ा पॉन्ड है। और अगर छोटे ऑपरेशन है तो दे कैन बी डग आउट बाय यूजिंग फॉक लाइक टूल्स। राइजोम्स फॉर ट्रांसप्लांटिंग कि हार्वेस्टिंग ड्यूरिंग द प्लांट्स डॉर्मेंट स्टेज है, बिल्कुल विंटर्स में अगर आपने ट्रांसप्लांट करने हैं तो आपने डॉर्मेंट स्टेज में करना है। आफ्टर द टॉप बिल्ड्स एंड टर्न्स येलो, ये इंपॉर्टेंट टर्म आ जाती है कि आपका क्या साइन है कि आपका जो प्लांट है वो डॉर्मेंसी में चले गए। न्यू लीफ बर्ड्स इमर्ज इन स्प्रिंग आ गया। हैंडलिंग मस्ट बी हैंडल्ड वेरी केयरफुली टू प्रोटेक्ट डेलिकेट राइजोम्स एंड ग्रोइंग टिप्स, बिल्कुल। सीड हार्वेस्टिंग, सीड फॉर हार्वेस्टेड, ये आपके इंपॉर्टेंट टर्म है कि 4 to 8 months आफ्टर प्लांटिंग, 4 से 8 मंथ ऑफ प्लांटिंग। 4 मंथ के बाद आपकी प्रोडक्शन शुरू हो गई है, इसका मतलब प्रोडक्शन शुरू हुआ, फ्लावर आ गया, फ्लावर के बाद उसमें पॉलिनेशन वगैरह शुरू हो जाएगी तो आपके पॉड्स बनना शुरू हो जाएंगे। व्हेन सीड्स चेंज फ्रॉम ग्रीन टू ब्लैक, ठीक है। प्रोसेसिंग आ गया, सीड्स आर एक्सट्रैक्टेड, हमने बात करी कि ड्राइंग ऑफ लोटस सीड्स भी किस तरह से होगी, ठीक है। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पॉड्स, सन ड्राइड फॉर 3 to 4 days एंड देन सीड कोट एंड एम्ब्रियो आर रिमूव्ड। ये आ गया किस तरह से आपकी सीड हार्वेस्टिंग रहती है, राइजोम्स फॉर ट्रांसप्लांटिंग पर्पस से उसको किस तरह से हैंडल करना है, तो ये चीज़ें आगे। इसके बाद डिसीजेज, कॉमन डिसीज में 2-3 ही डिसीजें आती हैं। लीफ स्पॉट है, ओवुलारिया और सेप्टोरिया, सर्कोस्पोरा, यस, सर्कोस्पोरा और ओवुलारिया इंपॉर्टेंट फंगल लीफ स्पॉट पैथोजेंस हैं, जिस और रूट रॉट भी आता है फाइटोफथोरा स्पीशीज की वजह से। ट्रीटमेंट फंजीसाइड्स आर जनरली अवॉइडेड टू प्रोटेक्ट फिश, लेकिन हाउएवर इफ नो फिश आर प्रेजेंट तो आप बॉडीज मिक्सचर का यूज कर सकते हैं या बेनगार्ड 2 ग्राम पर लीटर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। 2 ग्राम पर लीटर का मतलब 0.2%, 2 ग्राम पर लीटर का मतलब 0.2 ग्राम इन 100 ml, तो वो 0.2% बन जाता है, ठीक है। और मोस्टली आपके जितने भी
फंजीसाइड्स होते हैं उनकी यही 0.1-0.2% ही कंसंट्रेशन रहती है, ठीक है। कॉमन पेस्ट आपके पास एफिड्स और बीटल्स है, एक और है चिलीथ्रिप्स, आई थिंक यस, स्किटोथ्रिप्स डोर्सालिस, और ब्रीडिंग पर्पस में भी इसके रेजिस्टेंट वैरायटीज बनाने के लिए काफी प्रयत्न किया जाता है, काफी इंपॉर्टेंस दी जाती है इस चीज को। एफिड कंट्रोल किस तरह किया जाता है? यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग जेट ऑफ वाटर वेयर फिश विल ईट देम एंड ड्राउन बाय सबमर्जिंग द इन्फेस्टेड लीव्स एंड स्टॉक टू 1 to 2 days, और बीटल कंट्रोल रिमूव बाय हैंड पिकिंग और डिसलॉजिंग विद अ वाटर स्प्रे। तो वाटर स्प्रे का साथ डिसलॉज कर दो एफिड्स और बीटल्स को, या तो मतलब मोस्टली आपका जो केमिकल कंट्रोल है, चाहे वीड के लिए या इवन इंसेक्ट पेस्ट और डिसीज के कंट्रोल के लिए, वो काफी हद तक प्रिवेंट ही किया जाता है अनटिल अनलेस आपको बड़ा ही ज़रूरी हो जाए कि आपने केमिकल के थ्रू ही उसको यूज़ करना है, तो आपके पास वेरी लो कंसंट्रेशन फॉर्म में उसको यूज़ किया जाता है। अगर फिश नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। ये आपके पास डायग्रामेटिकली हमने बता दिया, ठीक है, थोड़ा सा कि किस तरह से आपका किया जाता है। तो ये हमारा कवर हो गया लोटस, जिसमें हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी लोटस के बारे में। क्या पढ़ा? थोड़ा सा उसके बाद डिस्कशन हुई कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्पीशीज है, निलंबोनेसी फैमिली है ना कि निम्फाइसी, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर, ओरिजिन हो गया, दो इंपॉर्टेंट स्पीशीज आ गई। इंपॉर्टेंट कल्टीवार्स हो गए, फिर हमने क्रॉसेस वाले कल्टीवार्स वो तीन इंपॉर्टेंट, द एंजल विंग, कैरोलिना क्वीन और पेरिस जाइंट सनबर्स्ट। उनका कलर कैसा होता है, उनमें क्या हाईली फ्रेग्रेंट और व्हाइट कलर का कौन सा है? द एंजल विंग है, ट्यूलिप लोटस बोला जाता है। उसके बाद कंटेनर प्लांटेशन और पॉन्ड मैनेजमेंट किस तरह से की जाती है। मेथड ऑफ प्रोपगेशन सीड से क्या है, सीड में स्कैरिफिकेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है, एसिड स्कैरिफिकेशन यूज़ किया जाती है। उसके बाद आपकी वेजिटेटिव प्रोपगेशन राइजोम्स के साथ 3 नोड कटिंग यूज़ की जाती है, और कई जगह आपके 2 सेगमेंट कटिंग भी यूज़ की जाती है, लेकिन मोस्टली आपकी 3 नोड कटिंग यूज़ की जाती है, ठीक है। ऑप्टिमम डेप्थ कितनी रहनी चाहिए, डिसीज इंसेक्ट पेस्ट क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपके 3 मैकेनिज्म, एक है थर्मो रेगुलेशन ऑफ फ्लावर जो कि अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज पाथवे के थ्रू रेगुलेट होता है। दूसरा आपके पास गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम की किस तरह जो है आपके रूट्स और राइजोम्स में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, वो एक थर्मो ऑस्मोटिक ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट है, जो कि टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन एयर टेम्परेचर और लेकुनर एयर जो आपके लीव्स में प्रेजेंट होंगे, उसमें जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा एक पॉजिटिव ग्रेडियंट बना देगा, जिसकी वजह से जो मास ऑफ एयर है दैट विल फ्लो फ्रॉम आउटसाइड टू डाउन टू द रूट्स एंड राइजोम्स। और तीसरा आपके पास फोटोक्रोम डिपेंडेंट मॉर्फोजेनेसिस ऑफ ऑर्गन्स है कि आपके सेल एनलार्ज राइजोम एनलार्जमेंट के लिए क्या फोटोपीरियड चाहिए होता है, और राइजोम इलोंगेशन के लिए कौन सा फोटोपीरियड चाहिए होता है, और एक क्रिटिकल फोटोपीरियड कौन सा है जब आपके राइजोम जो है वो ट्रांजिशन करेंगे टू द एक्चुअली स्टोरेज ऑर्गन्स के लिए। तो ये आपके पास कुछ टर्म्स थी जो आपके लोटस का पता होना चाहिए। कल्टीवार्स जो हमने जिस्ट में पढ़ लिया कि लोटस की कल्टीवेशन किस तरह की जाती है फॉर लूज फ्लावर प्रोडक्शन। तो आज के लिए बस इतना ही, हमारी क्लास यहीं एंड करते हैं, और अब हम नेक्स्ट यूनिट की एक और डेमो क्लास के साथ जुड़ेंगे। आशा करता हूँ आपको मज़ा आ रहा होगा, आप हमारे कंटेंट से सेटिस्फाई हो रहे होंगे। अगर आपका कोई भी फीडबैक है, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी फीडबैक है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देखें। एटलीस्ट टाइम निकाल के जो भी एमएससी एस्पिरेंट्स हैं या पीएचडी एस्पिरेंट्स हैं एसआरबी नेट के, इवन एसआरएफ के, वो टाइम निकाल के ज़रूर इस वीडियो को देखें, ताकि उनको थोड़ा सा एक्वेंटेंस मिल जाए कि हम किस तरह से क्लासेस लेंगे। उसके बाद हमारा आप कोर्स लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते, वो दैट्स अप टू यू। तो आशा करता हूँ आप हमें एक फीडबैक ज़रूर देंगे, क्योंकि आपका फीडबैक बड़ा ज़रूरी रहता है, हमारे नेक्स्ट क्लासेस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि जो पिछली में फीडबैक हमें मिला है उसको हम इंक्लूड करें, क्या कमी रही है या क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए। तो तब तक के लिए हैव अ गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।